लोग इस वीडियो के अंदर प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी एकदम शार्ट तरीके से सीखेंगे। ये सिंपल है। ये गाइस है नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग इंग्लिश को बहुत डिटेल के साथ सीखेंगे। विद वन एक एक चैप्टर को डिटेल में सीखने वाले हैं। जैसे आज ये है प्रोनाउन का चैप्टर, तो आखिरकार गाइस ये प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन वो होता है, यदि मैं शार्ट लैंग्वेज में बात करूं, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनीशन प्रोनाउन की क्या है। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन आर नाउन इक्विवेलेंट। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं सीधी सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोनाउन गाइस वो होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। जैसे मैं राम एक सेंटेंस में आया है 2 बार। राम एक सेंटेंस में 2 बार आया है, लेकिन गाइस मैं हर बार राम का यूज ना करके मैं उसके स्थान पर एक प्रोनाउन जोड़ूंगा जिसका नाम है ही। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय द वे, आपके घर में 3-4 लोग हैं, ठीक है, तो हर बार आप लोग उनका नाम नहीं लेते होगे, ठीक है। किसी का कुछ और, जैसे आपका नाम मोहित है, तो मैं हर बार आपका नाम न लेकर के मैं आपको बेटा भी बुला सकता हूँ। तो जो बेटा वर्ड है, ये प्रोनाउन का काम करता है। तो यदि एक सेंटेंस में किसी का नाम बहुत बार आया है तो हम लोग उसके स्थान पर एक वर्ड जोड़ते हैं, एक प्रोनाउन जोड़ते हैं जिसका नाम होता है ही, ठीक है। जैसे तो प्रोनाउन पता हो गया ना। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो गाइस जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे आई, यू, ही, मी, देम, ये पर्सनल प्रोनाउन होती हैं। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब बात कर लेते हैं इसका पेयर क्या होता है। 2, 3, 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। 2, 3, 1 का यूज कहाँ करते हैं? जैसे ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग। अब यहाँ पर आर किस अकॉर्डिंग आया है, किसके अकॉर्डिंग आर का यूज किया गया है? तो याद रखना, आर यू के अकॉर्डिंग आया है, मतलब कि सेकेंड पर्सन के अनुसार यहाँ पर यूज किया गया है। किंतु किसी पाप, दोष, भूल स्वीकार किया जाए तो ऑर्डर 1, 2, 3 आएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अपन लोग बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में हम लोग 2, 3, 1 का यूज करते हैं, और निगेटिव सेंस में 1, 2, 3 का यूज करते हैं। जैसे आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। अब यहाँ पर देखो, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, ठीक है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन एंड ही है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस। लेट के बाद, जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है, नोट कर लीजिएगा। लेट यू एंड मी, ना कि यू एंड आई, क्योंकि लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो यू है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और गाइस मैं बता दूं, प्रीपोजिशंस के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। जिस प्रकार यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। सेम उसी प्रकार ये भी है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है एंड प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। पॉइंट नंबर बी कहता है कि किसी प्रीपोजिशंस के बाद भी, जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। मैंने आपको बताया ऑन के मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, एंड के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे देगा, मतलब कि मी के स्थान पर आई कर देगा वो, ठीक है। अगला देखते हैं, कहता है कि इन पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वांट कम एट ऑल नो एरर। सिंपल सा क्वेश्चन है,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एंड है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, देन एंड द केस। देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच में किया जाए। अब गाइस ये नॉमिनेटिव केस क्या है? नॉमिनेटिव बोले तो किसी का नाम यदि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। जैसे यू आर बेटर देन आई, मतलब कि यहाँ पर तुम और मुझ में, मतलब कि यहाँ पर दो लोग हैं। अब दो लोगों के बीच में जब तुलना की जाती है ना तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो यू आर बेटर देन आई होगा। ठीक है, ना कि एम। आगे बात समझ में कि जब दो नॉमिनेटिव के बीच में तुलना की जाए तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा। या हम बोल सकते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए तो वहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। किंतु देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होगा यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच। और जब देखो अब यहाँ पर देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कब यूज होगा? जब कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में की गई हो। जैसे ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, तो यहाँ पर यू का ऑब्जेक्ट यू एंड मी, मतलब कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है दो ऑब्जेक्ट के बीच की जा रही है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन की जाएगी तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज। ईच ऑफ के बाद में याद रखना जो हमारा नाउन आता है वो नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, ईच ऑफ द थ्री बॉयज, ये भी सही है। मतलब कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ईच ऑफ के बाद में जो नाउन हमारा होगा वो नाउन हमारा प्लूरल होगा। आइदर, नाइदर का सिर्फ दो के लिए प्रयोग होता है। जैसे आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इनके बाद में आपको ये देखना है कि नाउन कैसा है, दैट्स इट। नाउन इनके बाद में जो नाउन आएगा वो हमारा नाउन प्लूरल ही आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर होता है और वन अनदर होता है, इनका यूज कहाँ करते हैं? ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है दो के लिए यहाँ पर यूज होगा। और वन अनदर एक से ज़्यादा, मतलब कि दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज होगा। जैसे द टू ब्रदर हेट ईच अदर, तो देखो यहाँ पर दो व्यक्तियों के लिए किसका यूज किया जाता है? ईच अदर का, और दो से ज़्यादा वन अनदर होगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईच अदर कहाँ लगेगा और वन अनदर कहाँ लगेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइस कि ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो व्यक्तियों के लिए और वन अनदर का यूज करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, जैसे वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। मैंने आपको बताया कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का यूज करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। द फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर, तो देखो यहाँ पर दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वहाँ पर वन अनदर का यूज किया गया है। आधुनिक प्रयोग में ईच अदर तथा वन अनदर के प्रयोग में कोई खास अंतर नहीं माना जाता है, किंतु ऊपर दिए गए तथ्य नस्फील्ड के विचार के अनुरूप हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इस तथ्य को मानें। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। मैं ज़्यादा वर्ड्स आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आप सीख करके भूल सकते हो। तो ऐसे वर्ड्स सीखो जो आप याद भी रखो और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाएं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पोसेसिव तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव तथा एम्फेटिक प्रोनाउन बनाए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अपन लोग बात करें तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान होती है, लास्ट में सेल्फ जुड़ा होगा या सेल्फ से जुड़ा होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। अब आप देख पा रहे होगे इनके लास्ट में सेल्फ जुड़ा है, सेल्फ,
सेल्फ्स एंड सेल्फ्स। आई थिंक आप लोग पहचान कर पाओगे कि जिस नाउन के जिस पर्सन, या देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके ही लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाया। अगले देखते हैं, ही इंजॉयड द पार्टी। अब यहाँ पर कुछ याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि अकर्मक क्रिया या असकर्मक क्रिया। ठीक है, वर्ब चैप्टर के अंदर ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को बहुत डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। सिर्फ यहाँ ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि ऑब्जेक्ट्स नहीं दिया गया है तो आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग की उम्मीद की जाती है। जैसे ही इंजॉयड द पार्टी, किंतु ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। अब देखो, इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एट द पार्टी क्या है? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, तभी तो एडवर्ब हुआ, राइट। हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले आदि क्रियाओं के बाद एक ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम। इंट्रोड्यूस क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम कहना गलत है। सी इंट्रोड्यूस्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब कि इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे हर्ट है, चीट, प्रोस्टेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई आदि क्रियाओं के बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही नहीं है तो एक काम करो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट को उठाकर रखो। ठीक है, तब सही होगा। ये थोड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इस वाक्य में इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का प्रयोग है क्योंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया है, जिसके चलते वाक्य अशुद्ध है। चूंकि ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें नहीं है अतः हम अपने अशुद्ध हैं। जिसके चलते वाक्य अशुद्ध है, चूंकि ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें नहीं है अतः हम अपने तरफ से इंट्रोड्यूस्ड के बदले एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ दें तो वाक्य शुद्ध हो जाता है, अर्थात वाक्य का सही स्वरूप होगा सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द डीएम। अब यहाँ पर हरसेल्फ का यूज क्यों किया गया? हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत बताया गया है कि एम्फैटिक प्रोनाउंस भी प्रोनाउंस के साथ सेल्फ या सेल्फ से जोड़कर ही बनाए जाते हैं, किंतु अर्थ में अंतर होता है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है स्वयं को या खुद को, तो एम्फैटिक प्रोनाउन का अर्थ है स्वयं या खुद। सोमा बिफूल्ड हरसेल्फ, सोमा ने खुद को बेवकूफ़ बनाया। सोमा हरसेल्फ वेंट देयर, सोमा खुद वहाँ गई। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, व्हाट, बट, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं गाइस। हु का प्रयोग मानव ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। दिस इज द मैन हु स्लैप्ड रमेश। विच का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। जो टेबल में पेन रखा है वो मेरा है। किसका है? वो मेरा है। दिस इज द बुक विच सी प्रेजेंटेड मी। दैट का प्रयोग मानव या वस्तु के लिए अर्थात हु या विच के बदले में किया जाता है। अब देखो, दैट का प्रयोग हु या विच के बदले किया जाता है। जैसे द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पर मान लो तीन विकल्प आ गए, हु है, विच है, दैट है। तो यहाँ पर तो किया गया कि हु या विच के बदले दैट का प्रयोग किया, लेकिन ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी कि तीनों विकल्प सेम ही रखे हों, हु, दैट, विच। ठीक है, अगला है हु या विच का प्रयोग डिफेंडिंग या नॉन डिफेंडिंग दोनों अर्थों में होता है, जबकि दैट का सिर्फ डिफाइनिंग में। जैसे द डॉग विच आई हैव बॉट इज ब्लैक। डिफाइनिंग किया गया है कि ये वही कुत्ता है जो मैंने खरीदा था, इस वजह से विच का प्रयोग किया। विच आई हैव बॉट इज ब्लैक, राइट। आई हैव बॉट अ डॉग विच इज ब्लैक, नॉन डिफाइनिंग यूज। ओके, सुपरलेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री में क्या, ओनली, नॉन, ऑल, जब अर्थ एवरीथिंग हो, आज के बाद दैट का प्रयोग होता है, ना कि हु या व्हिच का। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ना कि व्हिच ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, ना कि द बेस्ट दैट व्हिच कैन डू। सुपरलेटिव डिग्री ओनली, नन, ऑल, जब अर्थ एवरीथिंग मतलब कि सब कुछ हो, तो आज के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। हु या हुम के प्रयोग में प्रायः प्रॉब्लम्स दिया जाता है। ध्यान रखें कि हु नॉमिनेटिव केस में, जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस में। अतः हु के बाद एक वर्ब आता है, जबकि हुम के बाद नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है हु और हुम का। जैसे द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वाज रामाज ब्रदर, तो डॉक्टर हुम के बाद में क्या बताया गया कि हुम के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब कि हु नॉमिनेटिव केस में आता है, जबकि हुम जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में। तो हुम ये सब्जेक्टिव केस है और हुम आता किस में, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो डॉक्टर हु केम हियर रामाज ब्रदर, तो यहाँ पर आप क्या करो, सब्जेक्ट हु कर दो, क्योंकि ऐसे वाक्य में हुम के बदले हु के बाद में वर्ब आएगी और हुम के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, राइट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, ये सब होते हैं, ठीक है। ये है प्रोनाउंस की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ना, तो गाइस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।